हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की हमारी क्लास संबंधित है विश्व का भूगोल। यानी कि ये वो प्रश्न है जो यूपीएससी के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके पहले हमने जो क्लास ली हुई थी रिवीजन के लिए वो भारत के संविधान से संबंधित थी। यानी कि उस क्लास में हमने संविधान से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारी परीक्षाओं में यूपीएससी के द्वारा, उन सारे प्रश्नों का हमने एक ही क्लास में रिवीजन किया था। और आज की जो हमारी क्लास संबंधित है ये विश्व के भूगोल से संबंधित है। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा अभी तक, उन सारे प्रश्नों का हम जल्दी से यानी कि एक आज की क्लास में रिवीजन करेंगे, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन प्रकार के प्रश्नों का बार बार जो है रिवीजन यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हम क्लास, जो कि पढ़ के लिए या वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टॉपिक है यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स से संबंधित है ये प्रश्न। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैलीलियो। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। यानी आपको यहाँ पे ये बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह, यानी कि क्रम अनुसार बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, जिसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा बुध होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें केवल 4 ग्रह ही दिए गए हैं, तो ये सबसे बड़ा इसमें यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध आएगा। अगर हम बात करें आकार के हिसाब से जो ग्रहों का क्रम है घटता हुआ, तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर यूरेनस, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया, बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी यानी कि किस पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार के पथ पर करती है। तो पृथ्वी अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल शेप में क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और सबसे पहले ये केपलर ने जो है सबसे पहले स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, वृत्ताकार यानी कि दीर्घवृत्तीय या अंडाकार इलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे एग्जैक्ट जो होता है वो 8 मिनट लगभग 16.6 सेकंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, लेकिन इसमें ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकंड दिया गया है। बाकी जो ऑप्शन है मैच नहीं करने, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। तो पृथ्वी यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगता है। तो वही चीज़ें सेकंड में दी गई हैं, सारे समय इसमें सेकंड में दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लगभग 500 सेकंड लगता है। यानी कि जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 1.22 सेकंड का समय लगता है। ये भी आपको तथ्य ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। यानी कि ये सिद्धांत जो दिए गए हैं किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ज्वारीय हाइपोथेसिस। बाकी जो भी हैं क्या वो मैच इसमें मेल नहीं खा रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो नेबुलर परिकल्पना ये पीरे साइमन डी लाप्लास की है। ज्वारीय हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी की है। गैसीय हाइपोथेसिस ये इमैनुअल स्वेडनबर्ग व इमैनुअल कांट की है। और ग्रहीय हाइपोथेसिस ये थॉमस डी चैम्बरलिन और फॉरेस्ट आर मोल्टन की है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी इसके अलावा सारे मिसमैच दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। तो जो भाग हमको सूर्य का दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए एकमात्र जो स्रोत है सूर्य ऊर्जा का वो है सूर्य। और सूर्य जिसकी जो बाहरी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, फ्राउनहोफर ने की थी। तो कोरोना की खोज किसके द्वारा की गई थी, फ्राउनहोफर की। ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है, ये कोरोना है जो सूर्य की बाहरी परत होती है, सतह होती है, उसे हम कोरोना कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा ऑप्शन सी इसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी सही हो जाएगा, जो कि लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं, जैसे सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र कहते हैं। भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन है, पृथ्वी की बहन भी किसे कहते हैं, हम शुक्र को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है।
तो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा ग्रह कौन सा है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें बुध ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। तो क्या होता है इनर प्लेनेट, यानी कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो जो भी ग्रह पृथ्वी के सदृश हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह, यानी कि इसको हम बोलते हैं इनर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं जिनको हम आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह, इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। दूसरा होता है जोबियन, यानी कि आउटर प्लैनेट। इसमें आते हैं हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह होते हैं जिनको हम आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य या फिर जोबियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंगल। बाकी जो तीनों है ये क्या है, ये जोबियन प्लैनेट हैं। ए बी डी ये क्या है, ये जोबियन प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति, ये जो करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। युद्ध के भगवान के रूप में किस ग्रह को जानते हैं, तो ये भी मंगल ग्रह को ही जाना जाता है। तो ये युद्ध के भगवान हो या फिर लाल ग्रह हो, दोनों का आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा होता है, बुध होता है। सबसे जो है किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल जो मून होते हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो ये शनि के पास है वर्तमान में। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे बृहस्पति के पास था, लेकिन इस समय वर्तमान में क्या है, शनि। तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन ए सही था, लेकिन अभी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। तो इसमें ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी का व्यास होता है, चंद्रमा का व्यास उसका लगभग 27% है, इसलिए इसका जो आकार होगा लगभग 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी उसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी टाइटेनियम सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है टाइटेनियम। और चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेलेनोलॉजी संबंधित किससे है, ये चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये ग्लोब अगर ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये यहाँ पे मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और अगर हम बात करें 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का अर्धव्यास पूछा, तो पृथ्वी का अर्धव्यास हो जाता है 6371 किलोमीटर। ऑप्शन बी सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, यानी कि एक घटना होती है उपसौर की और एक घटना होती है अपसौर की। तो अगर यहाँ पे ये अर्थ है हमारी, तो ये पृथ्वी से क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, तो इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 4 जुलाई को सूर्य और अर्थ के, यानी कि सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज़्यादा होती है 4 जुलाई को, इसको हम बोलते हैं अपसौर। और 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है वो जो है न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, जिसको हम उपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है, ये उत्तर, यहाँ ये ऑप्शन बी से हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण लेगा, उत्तरी हो जाएगा। 21 जून की बात हो रही है, अगर 22 दिसंबर पहुँचता तो सी हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें, यानी कि दिन और रात के बीच में जो लंबाई में अंतर सबसे ज़्यादा होता है। तो वो ऑप्शन सी संक्रांति हो जाएगा। यानी जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो कर्क संक्रांति होती है, और जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है तो मकर संक्रांति होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन ये सबसे छोटा पूछा तो 21 जून हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछा तो 22 दिसंबर हो जाता। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच और मीन टाइम से भारतीय मानक समय लगभग कितना आगे है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5.5 घंटा ये आगे है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएमटी ये कहाँ पे स्थित है। तो ये लंदन में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, हमने जो क्लास ली हुई थी उस कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती हैं, उसमें मैप के थ्रू हमने चीज़ों को याद किया हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये UDLD में पूछा हुआ प्रश्न 2015 का। तो कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में जो सऊदी अरब है, भारत यहाँ से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक क्या यूज़ किया था, मित्र पर गमछा झार, यानी कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान है। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 111 किलोमीटर को दर्शाता है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। ये 0 डिग्री की एक हो जाएगी, बाकी 90 इधर और 90 इधर, तो 90 + 90 180 और प्लस 0 वाली यानी 181 होती है। कहीं के ऑप्शन में 180 भी दिया होता है, लेकिन 181 होती है, ऑप्शन इसमें 181 ही सही होगा। और यहाँ पे पूछा है कि डिग्री में जो डिस्टेंस को पूछ रहा है, तो यहाँ पे 111 किलोमीटर हो जाएगा। दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्व का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व का मान 0 होता है। गुरुत्व का जो मान होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। 1 घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी, 15 डिग्री, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीनविच जो होती है यानी कि 0 डिग्री देशांतर, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बर्किना फासो, घाना और साउथ अटलांटिक यहाँ से गुजरती है। ये दुनिया में कितने समय क्षेत्र हैं, यानी कि कितने टाइम में इसको डिवाइड किया गया, 24 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री है, यानी कि ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो मोर देन 90% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रहती है, और लेस देन 10% कहाँ पे रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश, यानी कि पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बनी है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बनी हुई, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है पृथ्वी को, यानी कि सबसे जो इसका ऊपरी भाग है इसको हम बोलते हैं सियोल, यानी कि इसमें जो पृथ्वी की पपड़ी होती है, जो क्रस्ट होता है, इसको सियोल कहा जाता है। सियोल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसमें एल्यूमिनियम, अभ्रक, कोयला, काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसको हम सीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है उसकी अधिकता होती है, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। मध्यवर्ती भाग है ये, और जो आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का उसको हम निफे कहते हैं। निफे का मतलब होता है निकेल और आयरन, यानी कि आंतरिक भाग में कौन से तत्व, निकेल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पूर्वी अंटार्कटिका में सर्वाधिक शीत तापमान -93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लगभग 32 से 35%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो सिलिकॉन है 15% पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 30% है, मैग्नीशियम 13% है, तो इसमें पृथ्वी के लौह तत्व को पूछा तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, तो दूसरा पूछ रहा है सेकंड, तो जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है श्रीलंका, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है वो है मेडागास्कर, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है, दूसरा सबसे बड़ा है श्रीलंका। बाकी मेडागास्कर, श्रीलंका, जंजीबार, कॉमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन, ये सारे हिंद महासागर के द्वीप हैं। ग्रेट बैरियर क्या है, तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, एक ये प्रवाल रचना है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप द्वीप में अवस्थित इसकी है, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, प्रवाल रीफ है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जापान में जो होन्शु द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है, पहली बात तो ये, और ये तेल, जस्ता या फिर तांबा इस सब चीज़ों के लिए फेमस है ये। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, इसकी राजधानी नुक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाडा कहाँ पे है, तो ये कैरेबियन सागर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा
यानी किस कॉन्टिनेंट में कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा सही है इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, जो सबसे बड़ा देश है वो चाइना है, सबसे छोटा मालदीव है। अफ्रीका का सबसे बड़ा अल्जीरिया है और सबसे छोटा मेओटो है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे छोटा सेंट पियरे है। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और सबसे छोटा कौन सा है, ये फॉकलैंड द्वीप हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा नौरू हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, यानी कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम सवाना घास का मैदान कहते हैं, जो कि कहाँ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा है वो साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो इसमें क्रमानुसार जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होता है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इनका क्रम याद है तो ठीक, क्योंकि उससे जो है दो क्वेश्चन मिल चुके हैं। सबसे बड़ा पूछा है अभी, चौथा सबसे बड़ा, और इससे पहले सबसे बड़ा पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। लाल सागर या फिर सुएज नहर ये क्या करता है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला जो सागर है वो है लाल सागर। और एशिया और यूरोप के बीच में क्या क्या पाया जाता है, तो यूराल, कैस्पियन, कॉकेसस और ब्लैक सी, यानी कि ये वो जो पर्वत हैं या सागर हैं जो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर, ये क्या करते हैं, ये एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। और अफ्रीका विश्व का जो है क्या सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और एशिया से ये यूरोप से पृथक होता है किसके द्वारा, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। यानी अफ्रीका के बीच में और यूरोप के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है किसे कहा जाता है, यानी कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस कॉन्टिनेंट को जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को बाकी अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि द लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, या प्यासी भूमि का देश, या फिर इसको लघु महाद्वीप भी कहा जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, लगभग 3%। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। तो पृथ्वी को हम जलीय ग्रह या फिर नीला ग्रह कहते हैं। और लगभग 71% भाग क्या है, जल आच्छादित है पृथ्वी का। और इसमें जो पानी पाया जाता है वो लगभग 97% पानी क्या है, ये खारे जल के रूप में पाया जाता है। केवल ताज़ा जल 3% ही उपलब्ध है। सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झील। जल चक्र में बादलों का गठन किस प्रकार से होता है, यानी कि कौन सी प्रोसेस है वो, तो इसमें संघनन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल चक्र में जो संघनन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। संघनन होता है क्या, संघनन में क्या होता है, इसमें जितने भी जो हवा होती है, जो वायु होती है, इसमें जितने जलवाष्प होते हैं वो पानी में यानी कि द्रव में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेरियाना खाई क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। और लगभग इसकी जो अनुमानित गहराई है वो 11,033 मीटर नापी गई है। जावा ट्रेंच कहाँ पे है, तो जावा ट्रेंच हिंद महासागर में पाया जाता है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो मरीना ट्रेंच, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरियाना जो सुंडा गर्त है वो इसके बाद आता है, डायमेंटिना के बाद आता है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है, तो ये कैलिफोर्निया की हवा है, शांता आना ये कैलिफोर्निया की है। हवाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है, तो ये लगभग 3.5% होता है, 3.5, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। खारापन क्यों होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, तो ये मृत सागर यानी कि डेड सी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लवणता को नापते किस में, इसको प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। और लगभग जो औसतन लवणता है वो 35,000 होती है इसकी। और सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो किसकी है, डेड सी की है, मृत सागर की है। सब इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर ओवरऑल देखिए तो सबसे ज़्यादा वान झील की होती है। टर्की में स्थित है वान झील, तो लगभग 330 है।
और उसके बाद होती है मृत सागर की लगभग 238 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। पहले प्रशांत होता है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक है, फिर अंटार्कटिका है। तो 5 महासागर हो गए और हमने 7 महाद्वीपों को क्रम अनुसार देख लिया है, यानी कि घटते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे स्थित है। तो माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे है? ये रसिया में पाया जाता है। तनामी रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। थार कहाँ पे है? तो थार ये राजस्थान में पाया जाता है। गोबी चाइना में, मंगोलिया। मोजाबे कहाँ पे है? ये यूएसए में, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इन सबसे सीमा बनाता है। इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो यानी कि इसमें नाइजीरिया ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अतः कौन कौन सा है? मारिटोनिया है, नाइजर है, ट्यूनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को। और नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन सी पर्वत की चोटी इस पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर स्थित है? तो ऑप्शन बी माउंट चिम्बोराजो हो जाएगा। माउंट चिम्बोराजो है कहाँ पे? ये इक्वाडोर में स्थित है और विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है ये, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक पाया जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। ये न्यूज़ में भी था। इसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, थोड़ी सी बढ़ गई है, लगभग 0.48 मीटर बढ़ गई है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? एकांकागुआ पर्वत ये क्या ये गैर एशियाई है? क्यों? क्योंकि एशिया से बाहर पाया जाता है। अर्जेंटीना में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये एंडीज कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में, हिमालय एशिया में है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया की है और ट्रांस अंटार्कटिका अंटार्कटिका में है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? ये रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप का मतलब होता है ओएसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो मरुभूमि होती है इसके चारों ओर पानी पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पे लोगों का, इंसानों का, जानवरों का निवास होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु प्रदन होता है, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो शुष्क भूमि में ये होने का क्या कारण है? शुष्क भूमि की क्या वजह होती है? तो इसमें अति चराई होती है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अति चराई से क्या होता है? इससे जो मृदा का कटाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं एंजिल। एंजिल झरना होता है, ये सबसे ऊंचा झरना है, वेनेजुएला में ये स्थित है। और दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? ये टुगेला है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? जो तरंगें किस पर चलती हैं? सतह पर चलती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो पी तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं, लेकिन जो एस तरंग होती है वो केवल ये द्वितीय तरंग है, जिसकी केवल ठोस में ही चल सकती है और ये तरंगें अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करती हैं। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं जब वो मूव करती हैं, शिफ्टिंग होती है, तो कौन सी घटना घटित होती है? तो इसमें क्या होता है? भूकंप आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये वीडियो में पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का जो इस्तेमाल करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? ये इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरिस ज्वालामुखी ये कोलंबिया में स्थित है। बाकी जो भी ज्वालामुखी जो इसमें पूछी नहीं गई हैं, बची हुई हैं, उन पर मैं क्लास लेंगे। यानी कि कुछ ज्वालामुखी जो पूछी जाती हैं उनकी लोकेशन किस देश में स्थित होती हैं। तो गैलेरिस ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये कोलंबिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से संबंधित। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो ये आयन मंडल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि लगभग 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो ऑप्शन ए इसमें 1:5 ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन लगभग 20.93 यानी कि 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो? लगभग 0.03% एंड ऑर्गन 0.93% होती है। तो यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का भाग है वो लगभग 1:5 के रेशियो में आता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कब अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, यानी कि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। तो अग्नि कब जलती है, यानी कि जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तभी आग जल सकती है। तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं है एटमॉस्फेयर में तो आग नहीं जलेगी। यानी कि जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो जाएगी तो अग्नि क्या होगी, ज्वलनशील नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में, तो नाइट्रोजन। वही क्वेश्चन घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। ये स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धुंध क्या है, यानी कि जो नमी के बड़े कणों से बनता है वो क्या कहते हैं, उसको हम कोहरा कहते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, यानी कि वहाँ पे नदी ही नहीं, नदी विहीन देश है। तो विश्व में लगभग 18 देश ऐसे हैं जहाँ पे नदी नहीं पाई जाती है। तो जैसे कि सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, कतर, यहाँ पे नदी नहीं पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सऊदी अरब हो जाएगा। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो यांगसी नदी ये पूर्वी चीन सागर में बहती है। और चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये पीला सागर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहे कि सभ्यता का पालना घर किसे कहते हैं, तो यांगसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे क्या हुआ था, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, विषुवत रेखा हो, तो तीनों रेखाओं को ऐसी नदियाँ जो 2 बार काटती हैं। तो जो कॉन्गो नदी है, यानी कि जिसको हम जायरे भी कहते हैं, ये नदी क्या करती है, ये अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो कि भारत में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और साउथ अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को लिम्पोपो, और जो कर्क रेखा है उसको माही नदी, और जो विषुवत रेखा है उसको कॉन्गो या फिर जारे नदी 2 बार कट करती है। अगला क्वेश्चन करा कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जर्मनी से और जाके गिरती है कहाँ पे, ये काला सागर में गिरती है। माले कहाँ की राजधानी है, माले मालदीव की राजधानी है। राजधानी से प्रश्न बनते हैं, तो इसमें अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा जो भी यात्राएं की जाती हैं दूसरे देशों की, तो वो देश अगर न्यूज़ में होते हैं तो उनकी राजधानी हमको पढ़ना होता है। बाकी एशिया में जो भी महत्वपूर्ण देश है उनकी राजधानी हमको जनरली पता होना चाहिए। तो माले की राजधानी क्या है, मालदीव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, ये कहाँ पर स्थित है। तो वेनिस इटली में स्थित है। किस भूमि को किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो ये अंटार्कटिका किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये पर्थ हो जाएगी, जिसको ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने की थी 1768 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चाइना। लगभग ये नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सबसे सीमाएं साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा चाइना की साझा होती है। सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है। तो ग्रेनेडा कैरिबियन सागर में स्थित है। स्वीडन की राजधानी क्या है, ये स्टॉकहोम हो जाएगी। स्वीडन की स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की बर्न होती है। लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग है और स्पेन की मैड्रिड है। कौन सा यूरोपीय देश है, ये बुल्गारिया हो जाएगा। बुल्गारिया यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है, सोफिया है। अजरबैजान को कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, कौन सी उसकी राजधानी है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल्जियम। भूमध्य सागर, काला सागर हो या कैस्पियन सागर हो, इस पर कौन कौन से देश सीमाएं साझा होती हैं किन किन देशों की, इस पर हमें क्लास लेके आएंगे। यानी मैप के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से देश स्थित हैं और मैप से हमको इजीली याद भी हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें ऑप्शन सी सही है, लेकिन वैसे अगर हमको ये याद है कि किसके साथ सीमाएँ साझा करते हैं तो बाकी हम जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। तो अल्पाइन देश क्या है, इटली है। इटली अल्पाइन देश किसको कहते हैं, यानी कि जो आल्प्स पर्वत है उसके जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनको अल्पाइन देश कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हैं अल्पाइन देश के अंतर्गत आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पर्वत पूर्ण रूप से यूरोप में स्थित है, तो वो आल्प्स पर्वत ही होगा।
ये देश है, उनकी राजधानी इसको मैच करना है, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगी, केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहॉक, मोरक्को की रबात। किस जो इसमें किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो क्वेश्चन हम इसका मैप के थ्रू हमने इसको याद किया हुआ है, तो ऑप्शन इसमें बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनको याद करने के लिए हमने जो है क्लास लिया हुआ है, मैप के थ्रू हमने जो इजीली इसको याद करवाया है, तो आप इसके लिए हमारी क्लास दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, तो इसमें अर्जेंटीना हो जाएगा। सबसे बड़ा रसिया है, फिर उसके बाद कनाडा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर चाइना है, अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, और ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन देश भी है। कहवा की मंडी भी यही है साओ पोलो में। अबू धाबी किसकी राजधानी है, ये ऑप्शन ए यूएई की राजधानी अबू धाबी है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है, साउथ कोरिया की सियोल है और इटली की रोम है। पटाका किस देश की मुद्रा है, तो ये मकाओ की मुद्रा है। मैक्सिको की मुद्रा को मैक्सिकन पेसो कहते हैं। पनामा जो है ये अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है, और लाओस की लाओ किप है। ये आर्थिक भूगोल से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग जो करंट में जो भी डेटा आता है, रिलीज़ होता है, उससे पूछा जाता है, तो इसमें कितना आयात हुआ, निर्यात हुआ, उत्पादन हुआ, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है, तो इसमें ऑप्शन बी आयरलैंड दिया हुआ है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये चाइना में होता है, अब भी चाइना ही सही है। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ये चाइना में ही होता है। ये करंट का क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पे है, ये लासल गांव में है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, ये ऑप्शन सी चाइना में हो जाएगा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन कौन करता है, ये इटली करता है। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, ये साउथ अफ्रीका में। कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, भारत का। ट्रांसपोर्टेशन संबंधित प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, अगर ये करंट में कुछ क्वेश्चन जो है करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कहाँ पे चलती है, वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विविध से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के मध्य सीमा करता है, सीमांकन करता है, ये सीमा बनाता है, तो इसमें ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल राशि पाई जाती है, ये पाक जल संधि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, और जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में पाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है, संघनन क्या है, तो संघनन क्या है, ये वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलता है। इससे पहले हम क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जल चक्र। एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर एक भौम जल स्तर के नीचे जो संतृप्त क्षेत्र होते हैं उनको हम एक्वीफर कहते हैं। मैक्सिको की जो खाड़ी है किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, तो ये जो वो है जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल चक्र से क्वेश्चन 4-5 सवाल मिल चुके हैं जल चक्र से ही। जल चक्र क्या है, तो जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से है, वायुमंडल में आती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें इसे पूछा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत दिया है, बाकी सब सही दिए हुए हैं। असंगत मिलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, वेल है, ये सही है। इसमें दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर, ये गलत है, तो सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये गहरी नहीं है। और कहाँ पे है, ये कनाडा और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों की, ये दोनों ओर बहती है। और ये उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। और सबसे जो गहरी झील है बैकाल झील है, ये तो गहरी झील बैकाल है, और सबसे जो ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत में स्थित है। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये मनीला में है, फिलीपींस में। यूरोप का सबसे मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है, ऑप्शन सी नॉर्थ, यानी कि वो उत्तरी सागर में, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। पेंटागोनिया कहाँ पे है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है, ये पठार है एक, ये दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, ये पेंटागोनिया का पठार। विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादन कौन सा देश है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत सही हो जाएगा।
किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? यानी अगर किसी एरिया किसी क्षेत्र की जलवायु हमको जानना है तो किन के बारे में जानकारी ज़रूरी नहीं है। तो वृक्षों की संख्या कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता ये कंपलसरी होता है। निम्बस क्या है? निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ये वर्षा मेघ को दर्शाता है। ये लगभग 7500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सर्वाधिक वार्षिक जो वर्षा होती है कहाँ पे होती है? ये अमेजन बेसिन में होती है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बारिश की जो छाएं हैं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो यूपी टेबल 80 के द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं विश्व के भूगोल से, सारे प्रश्नों का रिवीजन हमने कर लिया है आज की क्लास में, जो कि जो पेड का एग्जाम अक्टूबर में होगा या वीडियो का एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे जो है हम इतिहास का जो भी प्रश्न है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, इनसे जो भी प्रश्न बने हुए हैं परीक्षाओं में, उनकी अगली क्लास हम लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।